हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड इट्स स्टडी टाइम। तो आज हम करने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सेकंड टॉपिक। और ये टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ से आप अगेन एक लॉन्ग आंसर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, साथ ही इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फर्स्टली क्वेश्चन आपसे अगर लॉन्ग में पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ इन द लाइट ऑफ वेरियस डेफिनेशंस गिवन बाय जूरिस्ट। यानी कि इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन कीजिए अलग अलग जूरिस्ट के हिसाब से। या फिर लॉन्ग में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लॉ इज डिफाइंड बाय डिफरेंट जूरिस्ट इन डिफरेंट मैनर्स। कमेंट, तो आप कमेंट कीजिए स्टेटमेंट पे कि इंटरनेशनल लॉ को डिफरेंट जूरिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरह किस तरह से डिफाइन किया है। अगर आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कोई भी ऐसी दो डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं कि गिव एनी टू डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सभी में आपको जो आंसर लिखना है वो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो अगेन हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे खास ध्यान देंगे और अंदर का मटेरियल भी ऑफ कोर्स लिखना ही है। तो आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे आंसर को वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप जेरेमी बेंथम का नाम लिखोगे इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनर के पास डायरेक्ट ही एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कि हाँ भाई इसने इतने एशियन जूरिस्ट को पढ़ा है और इसको इस चीज़ के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पता है। सो द टर्म इंटरनेशनल लॉ वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एमिनेंट ब्रिटिश जूरिस्ट जेरेमी बेंथम इन 1870। तो पहली बार इंटरनेशनल लॉ जो है उस शब्द का प्रयोग, उस टर्म का प्रयोग एक ब्रिटिश जूरिस्ट जिनका नाम जेरेमी बेंथम है, जिनको हम जूरिस्प्रूडेंस में बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करते हैं, उनके द्वारा की गई थी 1870 में। तो ये आपको मतलब इस चीज़ को तो याद कर लो, ये आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए। Since then, these words have been used to denote the body of rules which regulate relations among the state. उसके बाद से ही हम इंटरनेशनल लॉ को एज अ वर्ड यूज़ करते हैं जो कि रूल्स दिखाता है, बॉडी ऑफ रूल्स को दिखाता है, कौन से नियम हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स के रिलेशंस को आपस में गवर्न करते हैं। यानी कि यहाँ पे स्टेट्स का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कंट्रीज़ है, तो ए और बी कंट्रीज़ के बीच में किस तरह से नियमों का पालन होगा उस चीज़ को बताया जाता है इसके द्वारा। दो इंटरनेशनल लॉ कैन बी ट्रेस्ड टू एंशियंट ग्रीस, रोम एंड इंडिया। यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो है एंशियंट ग्रीस, रोम और इंडिया में भी पाया जाता था। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि राजदूतों को मारा नहीं जाता था, या मैसेंजर्स होते थे जो दूसरे कंट्रीज़ के, चाहे वो एनिमी कंट्री ही क्यों ना हो, उनको मारा नहीं जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल लॉ कैन बी ट्रेस्ड टू एंशियंट ग्रीस, एंशियंट रोम एंड इवन एंशियंट इंडिया। बट इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो कि हम आज पढ़ते हैं, विच वी स्टडी टुडे, नो टुडे एंड प्रैक्टिस टुडे, इसकी जो रूट्स हैं वो यूरोप से निकली हैं। तो बेशक इंटरनेशनल लॉ एशियंट कंट्रीज़ में भी था, लेकिन जो हम आज की बात कर रहे हैं वो यूरोप से निकला हुआ इंटरनेशनल लॉ है, मॉडर्न यूरोपियन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। और इसीलिए आज के इंटरनेशनल लॉ को अगर हम मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ कहेंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल एप्ट होगी। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि आज जो हम इंटरनेशनल लॉ एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न यूरोपियन सिस्टम। अब आ जाते हैं जूरिस्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिकल जूरिस्ट की डेफिनेशंस को देखेंगे। तो क्लासिकल जूरिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ही लिमिटेड वे में, बहुत ही नैरो वे के अंदर डिफाइन किया कि आपका इंटरनेशनल लॉ आखिर है क्या चीज़। तो इन्होंने वही कहा कि भाई दीज आर द रूल्स जो रेगुलेट करते हैं रिलेशंस ऑफ द स्टेट्स विद वन अनदर। तो अगर ए कंट्री है और बी कंट्री है तो इन दोनों के जो रिलेशंस हैं, जिन नियमों से बंधे जा रहे हैं, जिन नियमों का पालन किया जा रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ अपने आप में कहलाते हैं। तो इससे ज़्यादा उन्होंने कोई भी बात नहीं की। फॉर एग्जाम्पल ओपनहाइम की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर बॉडी ऑफ कस्टमरी लॉ। जो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, कस्टम्स यानी कि जो चीज़ें मान्यता में प्राप्त हैं, दोनों ही स्टेट्स उस चीज़ को मानते हैं। एंड कन्वेंशंस यानी कि ट्रीटीज़, जो चीज़ें आपने कॉन्ट्रैक्ट की तरह लिख के साइन करके मान लिया कि हम ये आपस में ट्रेड करेंगे, बातचीत करेंगे तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे। सो ये बॉडी जो है वो कस्टम्स हैं और ट्रीटीज़ हैं विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज स्टेट। तो सिविलाइज स्टेट जो है ये एक एंशियंट टर्म है, जो उस टाइम में सिर्फ क्रिश्चियन स्टेट्स को सिविलाइज स्टेट माना जाता था और बाकी बारबैरिक माने जाते थे, यानी कि इनको रहने खाने का जाहिल है बेसिकली। ठीक है, तो सिविलाइज कौन है? सिर्फ क्रिश्चियन स्टेट्स हैं, और वो भी मतलब बेसिकली यूरोप वाली स्टेट्स हो गई। सो कस्टमरी लॉज हैं, ट्रीटीज से बने हुए लॉज हैं, और ये लीगली बाइंडिंग है सिर्फ सिविलाइज स्टेट्स के लिए। और कंसीडर्ड है, कंसीडर्ड का मतलब लीगली बाइंडिंग भी तब होंगे अगर उनकी कोई मानेगा। अगर कोई सिविलाइज स्टेट भी है जो कह देता है कि मैं इस रूल को नहीं मानता, तो उसकी जो लीगल वर्थ है वो खत्म हो जाएगी और उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, उसकी इन्फोर्समेंट आप नहीं करा सकते। तो हमें वैसे तो लगता है डेफिनेशन तो बड़ी एप्ट दी इसने, बट ये नैरो डेफिनेशन हम मानते हैं। अगेन ग्रे की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशंस is the name of body or rules which according to the usual definition
relate to conduct of states in the intercourse with each other। तो अगेन बड़ी ही नैरो डेफिनेशन कि अगेन हम उन्हीं रूल्स की बात कर रहे हैं जो कि आपस में जब दो कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में किसी भी तरह का मेल मिलाप करते हैं, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक डीलिंग करते हैं, तो उस टाइम फॉलो किए जाते हैं। तो अब हम करेंगे डाइसेक्शन ओपनहाइम की डेफिनेशन का और हमें पता चलेगा क्रिटिसिज्म्स यानी कि इसमें क्या कमियां थी। तो वैसे तो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा बताया, तो सिमिलरली हम उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ओपनहाइम की डेफिनेशन बहुत ही नैरो है। इसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि उस टाइम पे भी लीग ऑफ नेशंस वगैरह या कोई और इंटरनेशनल बॉडी होगी, तो वो डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशंस डेफिनेटली होनी चाहिए थी, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। इंडिविजुअल्स को इंक्लूड नहीं किया। हो सकता है एक इंडिविजुअल किसी एक कंट्री के साथ डील करे, ऑन द होल गवर्नमेंट बेसिस पे भी डील कर सकता है, या वहाँ पे कोई वॉर क्राइम्स कर सकता है, तो भी इंडिविजुअल और पूरे देश का रिलेशनशिप हो गया। तो इंडिविजुअल का रिलेशनशिप विद द कंट्री भी यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद आपके जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमएनसीज हो गई या कोई भी और कंपनी जो कि कई कंट्रीज़ में काम कर रही है, तो उन चीज़ों को भी हमने यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन से बाहर रखा, तो इसका स्कोप जो है वो बहुत नैरो कर दिया। The definition lays down that rules of international law derive only from customs and treaties। तो अगेन इन्होंने अब ये भी कहा था कि कस्टम्स और ट्रीटीज कन्वेंशंस, ठीक है, सिर्फ वहीं से आपके जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं वो निकलते हैं। लेकिन अ नंबर ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो डिराइव फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ना ही कस्टम्स में आती हैं ना ही ट्रीटीज़ में आती हैं, फिर भी सभी वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सभी सिविलाइज देश जो हैं वो मानते हैं। और आर्टिकल 38 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जो है वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहता है कि सच प्रिंसिपल्स शैल बी अप्लाइड बाय द कोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ना ही कस्टम्स माने जाते हैं ना ही ट्रीटीज़ माने जाते हैं, फिर भी लॉ उन्हें रिकॉग्नाइज करता है, और इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चैनल के ऊपर है, आप वो जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थर्ड क्रिटिसिज्म आ जाता है, द एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ रूल्स डिनोट्स दैट इंटरनेशनल लॉ इज स्टैटिक। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टैटिक है क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जैसे कि हम डायनामिज्म को टैप कर सकें, अगर कुछ चेंजेस हो जाएं सोसाइटी में, रेडिकल चेंजेस हो जाएं, तो उस चीज़ को हम टैप कर सकें। पर प्रैक्टिकल सेंस में अगर देखें तो कोई भी रूल कोई भी लॉ अपने आप में स्टैटिक नहीं होता। हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं समय के साथ। जैसे पहले कम्युनिकेशन के अंदर इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, साइबर क्राइम्स नहीं होते थे, अब आज वो चीज़ें हम अपने लीगल सिस्टम में अडॉप्ट कर चुके हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसी ट्रीटीज़ हैं जिसमें साइबर क्राइम को जो है पनिशेबल बनाया गया है, और स्मगलिंग को, जो बिटकॉइंस वगैरह की तो स्मगलिंग्स होती हैं, डार्क वेब हो गया, डीप वेब हो गया, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं टैप करने की कोशिश की जा रही है लीगली। बट इट इज़ नॉट सो। इन फैक्ट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ डायनामिक एंड लिविंग लॉ। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये अपने आप में चेंज होता रहता है। डायनामिक का मतलब कोई भी चीज़ चेंज होती रहती है समय के साथ, और लिविंग है क्योंकि ये अपने आप को ग्रो करता रहता है, ये इसके जो डायमेंशन है वो एक्सपैंड होते रहते हैं। इट्स रूल्स हैव बीन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस नेसेसिटीज ऑफ सिचुएशन। तो कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं, या कुछ नई मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, मॉडर्नाइजेशंस आ जाती हैं, जिसके हिसाब से नेसेसरी हो जाता है इसकी डेफिनेशंस के अंदर चेंजेस लाना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। फोर्थ इसका जो क्रिटिसिज्म है वो है सिविलाइज्ड स्टेट्स का इस्तेमाल करना। तो क्या आप आज की डेट में भी ये कहना चाहोगे कि जो नॉन क्रिश्चियन स्टेट्स हैं वो नॉन सिविलाइज्ड हैं? ऐसा आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी उतने ही सिविलाइज्ड हैं जितने कि क्रिश्चियन स्टेट्स सिविलाइज्ड हैं। तो इसीलिए ये डेफिनेशन अपने आप में अधूरी डेफिनेशन है। फिफ्थ हमारे पास जो क्रिटिसिज्म है वो आ जाता है, द टर्म इज लीगली बाइंडिंग एंड इज लीगली बाइंडिंग इज क्वालिफाइड विद कंसीडर टू। तो कंसीडर टू जैसे कि अभी हमने देखा था, वहाँ पे आपने लगा दिया कंसीडर टू भी लीगली बाइंडिंग। इसका मतलब कि अगर आप मानोगे उसको लीगली बाइंडिंग, तो मतलब अगर हम ना माने तो इंटरनेशनल लॉ हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये चीज़ गलत है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ तो फिर भी एग्जिस्ट करेगा। और हमने ये फर्स्ट पार्ट में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि इंटरनेशनल लॉ बेशक है और वो वीक लॉ है, पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर हम इस चीज़ को मान लें कि कंसीडर टू, तो इसका मतलब इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग लॉ, बट इट इज़ अ वीक लॉ। अब आ जाते हैं इसके अंदर हम क्या चेंजेस करें जिससे कि इस डेफिनेशन को रिवाइज किया जा सके और इसके अंदर चेंजेस जो है वो लाए जा सके। तो इस डेफिनेशन को अगर हम इस तरह से लिख दें जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा, तो इसकी रिवीजन हो जाएगी, इसको हम प्रॉपर्ली लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये वाली डेफिनेशन याद नहीं करनी और आपको ना ही इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत है, आपको बस क्रिटिसिज्म तक याद रखना है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स इन द इंटरकोर्स विद ईच अदर। इतना तो हमने एज इट इज ले लिया ऑलमोस्ट। These rules are primarily those which govern the relation of the states
बट स्टेट्स आर नॉट ओनली द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि स्टेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट हो. International organizations and to some extent also individuals may be subject of the rights conferred and duties imposed by international law. तो अगेन यहाँ पे हमने ऐड कर दिया कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स और चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको कोई राइट मिला हो या कोई ड्यूटी मिली हो या कोई राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो जाए इंटरनेशनल लॉ के अंदर, तो उन चीज़ों को भी हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर गवर्न करेंगे. अब आ जाते हैं मॉडर्न डेफिनेशंस पे. मॉडर्न डेफिनेशंस हमारे काम की हैं क्योंकि मॉडर्न डेफिनेशन से ही बेसिकली मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का जो परव्यू है वो इस्टेब्लिश होता है. लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं जो हम कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे. सो स्टार्क की डेफिनेशन देखेंगे. स्टार्क डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज सिमिलर टू द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ ओपनहाइम. तो यानी कि जो स्टार्क की डेफिनेशन थी इंटरनेशनल लॉ की, वो अगर हमने अभी रिवाइज कर दिया ओपनहाइम की डेफिनेशन को, तो वो सिमिलर हो जाती है स्कोप के अंदर और उसके अंदर काफ़ी सारी जो कमियां थी वो पूरी हो जाती हैं. It lays down that the body of rules which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which state feels themselves bound to observe, यानी कि अगेन स्टेट्स को लगता है कि उन्हें करना चाहिए and therefore do commonly observe in their relation with each other, and which includes also the rules of law relating to the functioning of international institutions, organization and their relation with each other and their relation with states and individuals. तो अगेन यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने अपने परव्यू में लिया, तो जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है या यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इन सब की फंक्शनिंग, इन सब की गवर्नेंस कैसी होगी और ये इनका रिलेशनशिप विद अ स्टेट क्या होगा, विद अ इंडिविजुअल क्या होगा. अब फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसके अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं और उस स्टेट के ऊपर उसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, और अगर कोई इंडिविजुअल कोई वॉर क्राइम कर दे तो क्या उसके ऊपर भी उसकी जुरिस्डिक्शन है. तो इस तरह के रूल्स को भी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. अगेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेपरेट बॉडी है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट से, ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं. सो ICJ इज नॉट इक्वल टू ICC, ये दोनों डिफरेंट बॉडीज़ हैं. दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनी हुई है चैनल के ऊपर, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो, इससे आपका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. Certain rules of law relating to individuals and non-state entities so far as the rights or duties of such individuals and non-state entities are concerned of the international law. तो अगेन नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी बहुत सारी हो सकती हैं जिसके अंदर बहुत सारी, अब आज की डेट में अगर हम बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, तो इसमें नॉन स्टेट एंटिटीज़ के अंदर आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएंगी बिकॉज दे आर नॉट स्टेट्स, लेकिन वो फिर भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट कोई ना कोई क्रिएट कर रहे हैं. नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए टेररिज्म के अंदर, नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, अलकायदा हो गया, ये सब चीज़ें होंगी. आईसिस अपने आप में नॉन स्टेट एक्टर था. इट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज बाय एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ना ही वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, ना कोई इंस्टीट्यूशन था, ना ही वो कोई कंट्री था. स्टिल वो एक नॉन स्टेट एक्टर होते हुए भी पूरे इंटरनेशनल इवेंट्स को शेप कर रहा था. तो इसीलिए हम यहाँ पे नॉन स्टेट एंटिटीज़ को भी कवर करेंगे. In the above definition of Stark, it has widened the scope when he says, along with states of international law regulates the rights and duties of international institutions, organizations, individuals and non-state entities, जो हमने discuss किया. These entities have come with the ambit of international law because of the radical development that took place since the beginning of present century, स्पेशली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस के बाद ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इनकी जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो इनकी बेसिकली प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने लग गई. But this definition does not stand correct for all the times to come because in future, if and when a new entity acquires international personality, the definitions becomes inadequate. लेकिन ये डेफिनेशन भी अपने आप में अधूरी है क्योंकि ये पूरी की पूरी उस चीज़ को कवर नहीं करती. अगर कोई और नया चीज़ आ जाए, अब चार चीज़ें तो इन्होंने ले ली, इंडिविजुअल भी ले लिया, कंट्रीज़ भी ले ली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ले लिया और नॉन स्टेट एक्टर्स भी ले लिए, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई पांचवी चीज़ आ जाए जो इन सभी कैटेगरीज में फॉल ना करती हो लेकिन फिर भी इंटरनेशनल इवेंट्स को शेप करे, इंटरनेशनल चीज़ों को वॉयलेट करे या इंटरनेशनल उसके अंदर राइट्स हों या फिर इंटरनेशनल ड्यूटीज़ हों. तो उस केस के अंदर ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में अधूरी हो जाएगी. तो इसका एक लौता क्रिटिसिज्म ये है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो कि दी थी श्वार्ज़बर्गर. ठीक है, तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, तो प्लीज़ माफ़ करना इसके लिए. श्वार्ज श्वार्ज़बर्गर, ठीक है, तो हैज़ देयरफॉर राइटली प्रेफर्ड नॉट टू नेम द एंटिटीज़ हुज राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल लॉ. तो इन्होंने क्या कहा कि हमें उन चीज़ों को नाम ही नहीं करना चाहिए जिसकी राइट्स या ड्यूटीज़ रेगुलेट होती हैं इंटरनेशनल लॉ से, हमें उनकी चीज़ों का नाम ही नहीं लेना. उन्होंने सीधा कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अप्लाई बिटवीन सॉवरन स्टेट्स. सॉवरन का मतलब हमने पहले डिस्कस किया था, जिनकी खुद की प्रभुता है, जिनके ऊपर कोई मालिक नहीं है, ठीक है, वो अपने आप में इंडिविजुअली सक्षम है अपने लॉज बनाने के लिए, अपना देश चलाने के लिए. सॉवरन स्टेट्स सच अदर एंटिटीज एज हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी. और कोई भी और ऐसी एंटिटी जिसको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी
ग्रांट कर दी जाए, कभी भी कर दी जाए, आज तक जो हो चुकी वो भी, और आज आगे किसी और एंटिटी को अगर मिल जाती है तो वो भी। As far as the scope of international law is concerned, his definition is wider than other definitions. तो इसीलिए इनकी जो definition है सबसे ज़्यादा wider है. According to him, international law, if and when grants international personality to an entity, or when international law would be capable of regulating the rights and duties of an entity, its rules shall apply on them. तो अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इंटरनेशनल एंटिटी की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं वो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे. Hence, it is clear that at present international law deals not only with the states inter se, but it also confers rights and obligations to the non-state actors as well. तो अगेन इसके अंदर states भी आ गए और आपके नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी आ गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गए, इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, इंडिविजुअल्स भी आ गए और मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशंस भी आ गई, मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ गई. तो अगर एमएनसीज का आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो एमएनसी कोई पूछ ले आपसे, भाई मैकडोनल्ड्स जो है क्या ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर कवर होगी? होगी, क्योंकि मल्टी लेटरल कॉर्पोरेशन भी आ गई. जब यहाँ पे हम हर एक चीज़ को गिन रहे हैं, ये डायनामिक डेफिनेशन है, तो मैकडोनल्ड्स एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एज एन मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी नेशनल कंपनी भी इंटरनेशनल परव्यू में आ जाएगी, इंटरनेशनल लॉ के परव्यू में आ जाएगी. तो हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे. तो कंक्लूजन आप क्या कर सकते हो इस आंसर का, क्वेश्चन का? On the basis of the above definitions, one can conclude that international law is constantly evolving. First thing तो ये है कि international law जो है वो बार बार बदलता रहता है, डायनामिक है और अपने आप को एज अ लिविंग बीइंग मॉडिफाई करता रहता है, अडेप्ट करता रहता है, इवॉल्व होता रहता है. दैट आर कॉमनली ऑब्जर्व बाय द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी. तो अब सिविलाइज स्टेट वाली बात खत्म हो गई. जो भी देश है जो कि मेंबर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो इस चीज़ को मानता है, वो इन चीज़ों को फॉलो करता है इन रिलेशन विद ईच अदर, आपस में डीलिंग करते हुए. These norms confer rights and impose obligations on the states and to lesser extent upon international organization and individuals. तो ये जो रूल्स हैं ये अपने आप में राइट्स देते हैं, ड्यूटीज़ देते हैं स्टेट्स को भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को भी. तो आपको पता है कोई भी अगर रूल बनाया जाता है तो वो आपको कुछ राइट्स भी देगा और कुछ आपके ऊपर ड्यूटीज़ भी लगाएगा. ट्रैफिक लॉ है तो आपको वो कुछ राइट भी देगा कि आपका राइट है कि आपके पास लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हो, और आपको ड्यूटी भी देगा कि आपको गाड़ी की बेल्ट लगा के रखनी है, या स्पीड लिमिट जंप नहीं करनी, रेड लाइट जंप नहीं करनी. तो वो सारी चीज़ें आपकी ड्यूटीज़ भी हैं. तो एवरी लॉ हैज़ अ राइट्स एंड ड्यूटीज़. द above view takes into account both, यहाँ पे both आएगा, both the new and classical definitions of international law. तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इस चीज़ को कंक्लूजन को लें तो ये कंक्लूजन अपने आप में क्लासिकल और मॉडर्न दोनों डेफिनेशंस को कवर करता है, दोनों को एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करता है. Classical view is supported by the fact that international law is a primary system of regulating the rights and duties of the state. तो जो इंटरनेशनल लॉ है, क्लासिकल थॉट वाले यही कहते थे ना कि प्राइमरी जो काम है आपका इंटरनेशनल लॉ का वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की आपस में जो इंटरकोर्स है उसको रेगुलेट करना है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ को रेगुलेट करना है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ नेशंस, इसीलिए उन्होंने लॉ ऑफ नेशंस भी कहा था. और मॉडर्न लॉ के अंदर हमने ये समझा था कि मॉडर्न व्यू के हिसाब से इट इज़ सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ लिविंग एंड एक्सपेंडिंग. तो ये क्योंकि डायनामिक है, लिविंग है, ये अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है और इसमें नई एंटिटीज़ ऐड हो सकती हैं. तो इसीलिए हम कंक्लूजन के अंदर कह सकते हैं कि इसके अंदर सारी वो चीज़ें आ सकती हैं जो कि कभी भी इंटरनेशनल इवेंट को शेप कर सकती हैं, इंटरनेशनल लॉ के परव्यू के अंदर आ सकती हैं, राइट्स और लाइबिलिटीज़ को इफेक्ट कर सकती हैं. सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एंड अगर आप इस पे क्वेश्चन आए तो आप आंसर भी लिख पाएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेसन में.